नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज खबरें अब तक में बात होगी बेहद ही दिलचस्प मुद्दों पर। सबसे पहले दिखाएंगे आपको आखिर प्रदेश की धरती पर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने अपने हाथ जोड़ लिए। वहीं बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए चीफ पंकज चौधरी के सामने खड़ी हो गई है 2027 की सियासी चुनौतियां। इतना ही नहीं, नितिन नवीन के चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की इनसाइड स्टोरी से भी उठाएंगे पर्दा। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के खिलाफ केस की सुनवाई अब लखनऊ की अदालत में होगी। हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर की अर्जी मंजूर की। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा पर जताई चिंता। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, मजदूरों को मिलेगा 10,000 का मुआवजा। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। नए साल का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से घट जाएगी सीएनजी और पीएनजी के दाम। पश्चिम बंगाल में मुशीराबाद के पास बम धमाका, एक युवक घायल हुआ। अहमदाबाद शहर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से बच्चे की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 22 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग ने जारी की सूची। सई जादव बनी आईआईएम की पहली महिला अफसर, माता पिता ने कंधे पर लगाया स्टार। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 120 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हमारी आज की खास रिपोर्ट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं। उनका ये सफर इथियोपिया जा पहुंचा है, जहां अलग ही रंग देखने को मिला। इस वक्त जिस समय वंदे मातरम को लेकर देश में सियासत गर्म है, उसी वंदे मातरम ने विदेश की धरती पर भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और पीएम मोदी तो इतने गदगद हुए कि वो दोनों हाथ उठाकर झूमते नजर आए। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी ने पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में कदम रखा, उन्हें मेजबान देश की ओर से जोरदार और दिल से स्वागत मिला। इस स्वागत में इन्होंने इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑफ दिशा ऑफ इथियोपिया से नवाजे जाने का भी गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने पीएम मोदी के सम्मान में भव्य डिनर का भी आयोजन किया। लेकिन डिनर का असली जादू तब हुआ जब इथियोपियाई बैंड ने वंदे मातरम गाकर पीएम मोदी को चौंका दिया और भाव विभोर कर दिया। जैसे ही बैंड ने ये गीत गाया, प्रधानमंत्री मोदी की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस भावनापूर्ण पल का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अद्भुत अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि कल प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के द्वारा आयोजित डिनर में इथियोपियाई गायकों ने वंदे मातरम का शानदार गायन किया। ये बहुत ही भावुक पल था, खासकर ऐसे समय में जब हम वंदे मातरम के 150 साल मना रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपियाई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर दिशा ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। ये सम्मान अदीश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें प्रदान किया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखा जाए तो इस साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत रहा। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को इस अवसर पर साल भर चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत की, जिसमें सामूहिक गान और प्रदर्शनियों के माध्यम से इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया जाएगा।
इस दौरे में पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत और इथियोपिया के रिश्तों को मजबूती दी, बल्कि एक ऐसे भावनात्मक पल का अनुभव भी किया जो उनके दिल के बेहद करीब है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। जैसा कि सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी कमान अब पंकज चौधरी के हाथों में सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनके लिए न सिर्फ सम्मान की घड़ी है, बल्कि चुनौतियों का भी नया अध्याय शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती 2027 का विधानसभा चुनाव। जी हां, पंकज चौधरी के सामने अब दो मोर्चे हैं, जैसे संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना और सरकार तथा संगठन के बीच संतुलन बनाए रखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हालिया सफर को देखेंगे तो ये यात्रा किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। 2014 में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 71 में से 80 सीटें दी और देश की सत्ता में अहम भूमिका निभाई। 2017 में पार्टी ने 317 सीट जीतकर सत्ता पर काबिज हुई। गठबंधन जोड़े तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीटें घटकर 62 रह गईं। 2022 में विधानसभा चुनाव में सीटें फिर घटकर 255 रह गईं। 2024 में सबसे बड़ा झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। इसीलिए साफ समझा जा सकता है कि अब 2027 का रास्ता साफ नहीं है। सवाल यह है कि पंकज चौधरी इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2024 में पीडीए का नारा ओबीसी वोट में सपा की सेंध का कारण बना। अब इस वोट बैंक को वापस जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता है। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और इसी भरोसे पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके कंधों पर अब इस वोट को संरक्षित करने और संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई रिकॉर्ड बनाए। 2.6 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा, लगातार सफल अभियान और अब इस धरोहर को आगे ले जाने का जिम्मा पंकज चौधरी के पास है। उनके नेतृत्व में संगठन को 2027 तक सक्रिय और मजबूत बनाए रखना है। इसके अलावा अध्यक्ष बनते ही पंकज के सामने सबसे बड़ा टेस्ट है सरकार और संगठन के बीच तालमेल। कई जिलों में संगठन में विवाद और सरकार में सुनवाई की कमी चर्चा में रही है। 7 बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी व्यक्तिगत रूप से चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, लेकिन संगठन की कमान संभालना एक अलग चुनौती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंकज चौधरी का खेल अब शुरू हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाना, संगठन को सक्रिय रखना और वोट बैंक को मजबूत करना, ये 3 बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। अब देखना यह है कि क्या वे इस चक्रव्यूह को पार कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए बरसों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन ये खत्म जिस अंदाज में हुआ वह सबको चौंका गया। अचानक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। मामला सिर्फ अचानक घोषणा का नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और वंशवाद पर उठ रहे सवालों का भी है। दरअसल नितिन नवीन 7 बार के विधायक नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। यही वजह है कि आलोचक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को वंशवाद मुक्त और कार्यकर्ता केंद्रित बताती रही है, आखिरकार वही राह पकड़ रही जिस पर अक्सर कांग्रेस और अन्य दलों को निशाना बनाती रही। सोशल मीडिया और विपक्ष ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रबर स्टैंप बताया। उनका कहना है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की जगह केंद्रीय नेतृत्व की मनमानी आ गई है। जैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी में निर्णय गोपनीयता से होते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय की कोई अहमियत नहीं, और यही अंदाज वे देश को चलाने में भी अपनाना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने नितिन नवीन की शिक्षा योग्यता पर भी सवाल उठाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शिक्षित नेतृत्व की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर इसे मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जबकि आलोचक इसे केवल रबर स्टैंप नियुक्ति मानते हैं। लेकिन नितिन नवीन के बीजेपी
कार्यकारी अध्यक्ष बनने की इनसाइड स्टोरी के बारे में कई तथ्य निकलकर सामने आ चुके हैं। दरअसल जिस दिन नितिन नवीन के नाम पर ऐलान हुआ, उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद थे। वहीं वे बीएल संतोष ने ही नितिन नवीन को भी लेटर जारी होने के कुछ घंटे पहले ही जानकारी दी थी। पक्के सूत्रों के मुताबिक इस बारे में केवल उस वक्त इन्हीं 3 लोगों को पता था और इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया। वहीं इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी इसे युवा नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती का कदम बता रही है, लेकिन आलोचक इसे केंद्रित्व, नेतृत्व और पारदर्शिता की कमी का उदाहरण मानते हैं। सवाल यह है कि क्या पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र अब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है और वंशवाद ही नेतृत्व चुनने का नया मापदंड बन चुका है। नितिन नवीन की नियुक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र और योग्यता के 3 मोर्चों पर घेरा है। आने वाले दिनों में ये बहस और तीखी होने वाली है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर करेंगे जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अब सिर्फ परेशानी नहीं कर रही, बल्कि हमारे फेफड़ों में कोरोना जैसी खतरनाक पैचेज बना रही है। सीटी स्कैन और एक्सरे में डॉक्टरों ने ऐसे निशान देखे हैं जो कोविड के समय दिखाई देते थे, और ये हवा के बेहद बारीक PM 2.5 करोड़ के कारण हो रहा है, जो सीधे फेफड़ों में घुसकर न सिर्फ सांस की तकलीफें पैदा कर रहे हैं, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रही हैं। जब AQI 300 के आसपास पहुंचता है तो अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई दिन भर में 15 से 20 सिगरेट पी रहा हो। फेफड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनका फंक्शन घट रहा है और नॉन स्मोकर्स में भी फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ने लगे हैं। इस जहरीली हवा की असली भयावहता यही है कि ये हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं। मगर अभी ज़रूरत है कि इस जहरीली हवा से बचाव के लिए सबसे पहले खुद को बाहर प्रदूषित वातावरण में कम रखने की कोशिश करनी होगी। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और खिड़कियां बंद रखें। खासकर सुबह और शाम का प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा खराब होता है। इतना ही नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आक्रामक और निर्णायक रूप में निर्णय ले। केवल सलाह और अपील से काम नहीं चलने वाला। प्रदूषणों के स्रोतों पर कड़ी कार्रवाई, वाहनों और इंडस्ट्री की सख्ती से निगरानी, गैर कानूनी निर्माण और कचरा जलाने पर तत्काल प्रतिबंध जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।